ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मतलब जिसका एग्जामिनेशन में वैल्यू कुछ ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में जहां पर आपको एक न्यूमेरिकल डेटा दे रखा होता है, एक टेबल दे रखा होता है, एक क्वांटिटी दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे दे रखा होगा कि कमर्शियल बैंक में इतना प्राइमरी डिपॉजिट हुआ, उस डिपॉजिट से उसका फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा कैलकुलेट कर बताओ, साथ ही उसका मैकेनिज्म शो करो। ठीक है, गुणक का रिलेटेड होगा, मल्टीप्लायर का इतना इकोनॉमी में इतना इन्वेस्ट हुआ, इतना इनकम जनरेट होना है, तो बताओ किस तरह से होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली कैसे होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के होते हैं? तो मैं 4 एग्जांपल दूंगा जो एग्जाम में आता है। 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा और 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मनी एंड बैंकिंग से, यानी कि व्यापारिक बैंकों से। और ये क्वेश्चन अक्सर आपको लॉन्ग में ही मिलेगा, चाहे आप किसी बोर्ड से हो। तैयार रहना है, क्या पता आ जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे बोर्ड में तो नहीं आता है। अगर नहीं आता है इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं आएगा, आ सकता है। आप तैयार रहो, लगे रहो, बने रहो, चारों क्वेश्चन देख लो ना, छोड़ के जाने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर आ गया फिर तो कहोगे सर अरे आ गया हमने पढ़ा नहीं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से होता है कि यदि एक व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा 1000 रुपए है तथा नगद कोष अनुपात 20% है, यानी कि CRR अगर 20% है तो व्यापारिक बैंक द्वारा अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है? ऋण का मतलब होता है टोटल क्रेडिट कितना हो गया, टोटल साख का सृजन कितना हो जाएगा, टोटल साख सृजन कितना होगा। तो साख सृजन की कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। अब साख सृजन करने की कार्य प्रणाली को कैसे स्पष्ट करेंगे वो समझिए। सबसे पहली बात तो है कि प्रारंभिक जमा कितना है वो देखिए। ठीक है, प्रारंभिक जमा वो कितना है? 1000 रुपए है। साथ ही साथ हमारा नगद कोष अनुपात यानी कि CRR कितना है? 20%। हमसे पूछा गया है अधिकतम ऋण का सृजन कितना होगा, साख सृजन कितना होगा। ठीक है, अधिकतम साख सृजन हमेशा डिपेंड करता है इकोनॉमी में मुद्रा गुणक पर, मनी मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, गुणक पर। तो यहां पर अधिकतम साख सृजन की एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट, अब इनिशियल डिपॉजिट तो हमारे पास दिया हुआ 1000, लेकिन K कितना होगा? K का मतलब होता है यहां पर क्या? गुणक, गुणक K, और इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR और CRR दे रखा है 20%। इसका मतलब ही हुआ 1/20%। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आता है तो आपको पता है कि प्रतिशत को हटा के तो ऊपर कितना आ जाता है? 100 हो जाता है। 100/20, इसका मतलब 5। कहने का मतलब होता है अगर एक इकोनॉमी में CRR 20% है, जो ये बताता है कि जितना भी प्रारंभिक जमा होगा उसके गुना 5 गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो सकता है। मतलब ऋण या साख सृजन कितना हो सकता है इकोनॉमी में? ये हो सकता है आपका कितना? 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि कितना रुपए? 5000 रुपए हो सकता अधिकतम, उसके बाद नहीं हो सकता। अब बात करेंगे 1000 रुपए 5000 में कैसे कन्वर्ट होगा, हाउ। तो बात यह है कि इसमें गुणक काम करता है, व्यापारिक बैंक आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या चीज? कार्य प्रणाली, साख सृजन की कार्य प्रणाली, साख सृजन की कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म और क्रेडिट क्रिएशन। अब एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन तो आपको इस तरह से टेबल बना के बताना होगा। कैसे? देखिए यहां पर आपको यहां पर हो जाएगा आपका प्रारंभिक जमा जो किसमें? रुपए में है। यहां पर हो जाएगा CRR और यहां पर हो जाएगा साख सृजन। ठीक है,
सबसे पहली बार इकोनॉमी में कितना पैसा आया? 1000 रुपये आया। कितना पैसा आया? 1000। CRR ये बताता है कि प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग RBI के पास रखना पड़ता है। तो यहाँ पर CRR कितना है? 20%। कितना प्रतिशत है? 20%। की 1000 का 20% चला जाएगा RBI के पास, जो कि होता है 200 रुपये। यानी कि बैंकों के पास कितना रुपए बचा साख बांटने के लिए? 800 रुपए का लोन चला जाएगा। जो बंदा लोन लेगा वो किस लिए लेगा? किसी ना किसी काम कराने के लिए। मान लो घर बनाएगा, कुछ भी करेगा, तो किसी को तो पेमेंट नहीं करेगा। जिसको पेमेंट करेगा उसके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। कितना रुपए? 800 रुपए। मतलब अब ये हो गया बैंक, मान लीजिए बैंक फर्स्ट, बैंक सेकंड में 800 रुपए चला गया। अब बैंकों में दोबारा 800 रुपए। कोई किसी बैंक, कोई बैंक प्रणाली की बात हो रही, एक बैंक की नहीं। बैंक प्रणाली में सारे बैंक आपस में जुड़े होते हैं। तो किसी बैंक में 800 रुपए आया, वो बैंक वाला 800 रुपए का 20% कहां चला जाएगा? उसका चला जाएगा किसके पास? RBI के पास, 160 रुपए। तो बचा कितना? उसके बाद बचा 0 4 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 640 रुपए बचा। 640 रुपए का लोन बढ़ गया। जिस बंदे ने लोन लिया वो दोबारा किसी को पेमेंट किया, पेमेंट करने वाले खाते में आ गया 640 रुपए, कि बैंक में आ गया। खाते में आने का मतलब बैंक में आ गया। 640 का 20% दोबारा जाएगा। कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 रुपए। 128 रुपए कट जाएगा तो बचेगा कितना? 640 में 128 काट दो, बढ़ जाएगा 512 रुपए। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो है ना जीरो ना हो जाए। क्या ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा तब उस वक्त हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो प्रारंभिक जमा कितना हो जाएगा? 5000 रुपए। तो CRR कितना होगा? 5000 का 20%, 1000 रुपए, और साख सीजन कितना हो जाएगा? 4000। देखिए 1000 रुपए जमा हुआ था, कितना रुपए बन गया है? 5000 रुपए बन गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन करना। ऐसे ही पैसे बनते हैं। पैसे जितने आते हैं वो बार बार रोटेट होते हैं। इतने पैसे नहीं है कि नोट बार बार किसी को इंडिविजुअली दिया जाए, तो ये रोटेट होते एक बैंक से दूसरे बैंक। ठीक है, ये पहला हो गया। वैल्यू बेस्ड में दूसरा जो क्वेश्चन है वो गुणक से रिलेटेड, जो कि इसी तरह से है। गुणक का भी है कि निवेश गुणक क्या है, उचित उदाहरण का प्रयोग करते हुए निवेश गुणक की यंत्रकला को स्पष्ट कीजिए। यहां पर स्पष्ट होगा, को स्पष्ट कीजिए। तो निवेश गुणक क्या होता है? निवेश गुणक का मतलब समझिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? निवेश गुणक का अर्थ क्या लिखना है? निवेश गुणक का अर्थ क्या होता है कि निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के बीच क्या? आनुपातिक संबंध। ठीक है, इसका मतलब K इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि अर्थव्यवस्था में कितना निवेश किया और निवेश के परिणाम स्वरूप कितने आय में सृजन हुआ। इसी को हम बोलेंगे क्या चीज? निवेश गुणक। अब आपसे कहा गया उदाहरण का प्रयोग करते हुए। किसका? उदाहरण का प्रयोग करते हैं। निवेश गुणक के लिए सबसे जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का MPC कितना होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिए होने पर निवेश का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। जितना ज्यादा MPC होगा उस अर्थव्यवस्था का निवेश गुणक भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, MPC क्या होता है? मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी अर्थव्यवस्था की। उदाहरण मान लीजिए, माना एक अर्थव्यवस्था में 1000 रुपए के निवेश में वृद्धि हो रही है। कितने करोड़? 1000 रुपए की वृद्धि हो रही है और बदले में आय में 5000 की वृद्धि हो रही है। कितनी? 5000 की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है बेटा? 5000 की। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर निवेश गुणक कितना हो जाएगा? ये हो गया निवेश में वृद्धि यानी कि डेल्टा आई, और आय में वृद्धि यानी कि हो गया 5000 बटे 1000। मतलब क्या हुआ? ये
ये हो गया 5 गुना, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि होगी? 5 गुना अधिक। इसका मतलब अगर के 5 है तो वहां से हमें एमपीसी पता कर लो। एमपीसी कितना होगा? एमपीसी पता करने के लिए क्या हो जाएगा? के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी आ जाएगा। तो यहां पर के हो गया हमारा 5 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम से एमपीसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 एमपीसी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -5 एमपीसी इक्वल टू 4 माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा एमपीसी बराबर 4/5, यानी कि 0.8 हमारा एमपीसी हो गया। कितना हो गया? 0.8। अब हमसे कहा गया कार्य प्रणाली को शो करो। क्या शो करो? कार्य प्रणाली को। तो कार्य प्रणाली को शो करने के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया अभी, उसी एग्जाम्पल का प्रयोग करते हुए यहां पर भी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा निवेश का चक्र। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रारंभिक निवेश। यहां हो जाएगा हमारा एमपीसी। ठीक है, और अगर एमपीसी है तो ये हो जाएगा हमारा एमपीएस, यानी कि कितना चला गया। ठीक है, तो छोड़िए, इसको छोड़ेंगे, यहां पर लिखेंगे हम कितना आय का सृजन हो रहा है। ये हो गया एमपीसी। ठीक, अब देखिए एक अर्थव्यवस्था में पहले चक्र में कितना रुपया आया? 100 रुपये आया। एमपीसी कितना है? 0.8। इसका मतलब 100 रुपये का 0.8 रुपये खर्च हो जाएगा। एक का खर्चा दूसरे के आय होता है, इसका मतलब होता है 800 रुपये खर्च हो गया। 200 रुपये क्या हो गया? इसका रखते हैं बचत। 200 रुपये बचत में चला गया, यानी कि बाहर चला गया। ठीक है, अब जो रुपए खर्च करोगे, आपका खर्चा किसी का तो इनकम होगा, किसी और का इनकम है। ठीक है, इस इनकम का 640 रुपये दोबारा खर्च हो गया, और कितना रुपए? 160 रुपये हमारा क्या हो गया? बचत में चला गया। तो जो हमारा खर्च हुआ वो किसी और के लिए इनकम हो गया थर्ड पॉइंट में। दैट इज कितना हो गया? इसका 640 का 8%, कितना आ जाएगा? 512। इसका मतलब ये हुआ कि 118 रुपये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8, 3 में से 1 गया 2, 128 रुपये। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, और ये चक्र भी एक टाइम ऐसा होता है कि निवेश की तुलना में जो आय है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? आय हो गया 5000 रुपये जनरेट हो जाता है, एमपीसी हमारा 4000 हो जाता है, और बचत के रूप में 1000 बाहर चला जाता है। ये हो गया निवेश गुणक, कि जितना पैसा लगाया वो कोई खर्चा होता है, वो खर्चा दोबारा वापस आता है। इस तरह से जनरेट करते करते लास्ट में इनकम कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एक बार में नहीं होता है, कई गुना ज़्यादा जो होता है कई बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न तालिका के आधार पर संतुलन कीमत को स्पष्ट कीजिए। तालिका दे रखा है, अगर संतुलन कीमत को स्पष्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या तैयार करना पड़ेगा? इस तालिका से हमें तैयार करना पड़ेगा एक चित्र। ठीक है, यहां पर जो कीमत है, कीमत को शो करेंगे हम यहां पर। यह है कीमत रुपए में, और यह है मांग और पूर्ति की मात्रा, यहां शो करेंगे मांग तथा पूर्ति की मात्रा, दैट इज क्यू। ठीक है, कीमत कितना है? 2, 4, 6, 8, 10, तो 2 के डिफरेंस लेने, 2, 4, 6, 8, 10, और ये हो गया 12। और मांग में कितना है? मांग में 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30, 60, 90, 120, 150, और ये हो गया 180। ठीक है, इस तालिका के अनुसार ये जो टेबल बना हुआ है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कीमत जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मांग को बना लीजिए। यहां पर मांग कितना है? ₹2 पर 150 इकाइयों की, ₹2 पर 150 इकाइयों की मांग हो रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ₹10 पर 30 इकाइयों की मांग है, ₹10 पर
30 इकाइयों की मांग हो रही है। इस तरह से सारे पॉइंट डॉट इस तरह से बना लीजिए। और पॉइंट सारे आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये हो गया आपका मांग वक्र। ठीक है, क्या हो गया बेटा? मांग वक्र। मांग के बाद आप पूर्ति वक्र बनाएंगे। पूर्ति कितना है? 2 रुपए पर 30 इकाइयों की। 2 रुपए पर 30 इकाइयों की। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया और लास्ट में ये वाला पॉइंट हो गया। आप पूर्ति वक्र भी बना दो इस तरह से। एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो, ये वाला पॉइंट, ये बोलते हैं ई। तो इस ई बिंदु के सामने जो पॉइंट है कितना है? ₹6, इसको बोलेंगे संतुलन कीमत। और ये जो पॉइंट है संतुलन मात्रा। मतलब यहां पर जब आप उत्तर लिखेंगे तालिका के अनुसार, क्या लिखेंगे? तालिका अनुसार ₹6 होने पर वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति कितनी इकाइयां हैं? 90 इकाइयां हैं। अतः ₹6 संतुलन कीमत एंड मात्रा 90 इकाई क्या है? संतुलन मात्रा है। अब यहां पर बिंदु ई पर क्या कर रहे? मांग वक्र बराबर क्या है? पूर्ति वक्र है। अब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस पूरे को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। डायग्राम में हम सबको रिप्रेजेंट कर दिया। इस ई को बनते हुए कि इस ई पर हमारा मांग और पूर्ति वक्र दोनों ही आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उत्तराखंड बोर्ड में आता है। पर उत्तराखंड बोर्ड के है तो मान के चलिए 100% ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और होता है कि निम्न तालिका में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की विभिन्न अवस्थाओं की पहचान कीजिए। हमसे कहा गया अवस्थाओं की पहचान करना, और ये क्वेश्चन बी लॉन्ग में आता है। तो यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं की पहचान होती है जब हम कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन की गणना कर लेंगे। तो हमारे पास दे रखा है इनपुट इकाइयां, ठीक है, यानी कि क्यू कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से हमारे पास कुल उत्पादन दे रखा है टीपी, ये दे रखा है 10 22 32 40 40 और ये हो गया 35। यहाँ से सबसे पहले निकाल लो एपी, और एपी के बाद निकालेंगे हम एमपी, फिर बताएंगे स्थितियाँ। सबसे पहले एपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर एपी का फार्मूला होता है एपी इक्वल टू होता है टीपी डिवाइडेड बाई क्यू। कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे, साधन की 10 से 1 के भाग कर देंगे 10, 22 को 2 से भाग कर देंगे 11, 32 को 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 0, 3 6 18, 3 6 18, 4 दम 10 40, 5 8 40, 6 5 30, बचेगा कितना? 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 8 48, 6 3 18। तो ये आ गया एवरेज, ठीक है, जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। अब एमपी निकालेंगे, और एमपी का फार्मूला क्या होता है? एमपी का फार्मूला होता है टीपीएन माइनस 1। जिस इकाई का हम एमपी निकालेंगे ठीक उसके सामने वाले टीपी यानी कुल उपयोगिता से उसके ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 10 से आएगा, 22 के ऊपर 10 है तो ये 12 आ जाएगा, 32 के ऊपर 22 है ये 10 आ जाएगा, 40 के ऊपर 32 है तो ये 8 आ जाएगा, 40 के ऊपर 40 है 0 हो जाएगा, 35 के ऊपर 40 है ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहां पर क्या देखा हमने? यहां पर उत्पादन की 3 स्थितियां हैं। बढ़ता प्रतिफल, ठीक है ना, दूसरा, और ये हो गया नेगेटिव ऋणात्मक। ये आपका है पहले उत्पादन की प्रथम अवस्था, ये हो गया अवस्था, ये हो गया प्रथम अवस्था, ये पहला पॉइंट हो गया द्वितीय अवस्था, और ये हो गया हमारा तृतीय अवस्था, ठीक है। ये हमारा इसको बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल, ये हो गया घटते, और ये हो गया
ऋणात्मक। घटते मतलब स्थिर मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 3 स्थितियां होती है, तीनों स्थिति को शो कीजिए कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर एमपी बढ़ रहा है इसलिए पहली अवस्था है, लेकिन यहाँ पर एमपी कम हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा टीपी बढ़ रहा है, दूसरी अवस्था है। लेकिन जैसे ही हमारा एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन हमारा 0 से माइनस में चला जाएगा, वैसे ही हमारा टीपी क्या होता है, कम होने लगता है। तो ये तीसरी अवस्था, 3 स्थितियां होती है उत्पादन की अल्पकाल में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा लगा हो, समझ में आ रखा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, जितना व्यूज देंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।